वाजिद अली शाह का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब अवध की तहजीब, नफासत और नजाकत अपने शबाब पर थी। लखनऊ की गलियों में इत्र खुशबू और शेर व शायरी की रवानी फैली रहती थी। वाजिद अली शाह बचपन से ही नफीस तबीयत के थे। संगीत की हर सुर, कविता की हर लय और कथक की हर थाप उनके दिल में गूंजती थी। वे केवल एक नवाब नहीं थे, वो एक अदब थे, एक एहसास थे, एक जिंदा लहजा थे जो हर कला को अपने वजूद में समेटे हुए थे। जब वह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने शासन को तलवार से नहीं, तालीम और तहजीब से संवारा। उनके पास भी सत्ता थी, सेना थी, लेकिन उनके दिल में फन और फकीरी की जो आग थी वो औरों से अलग थे। अवध में उनके शासनकाल को अगर देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह लखनऊ की रोशनियों का जमाना था। उन्होंने हर उस चीज को पनपने दिया जो इंसान को इंसान बनाती है। संगीत, कविता, प्रेम और सौंदर्य लखनऊ की शामें उनकी वजह से जान पाती थीं। कव्वालियों की महफिलें सजती थीं, कथक की मुद्राएं गूंजती थीं और उनके दरबार में शायर, संगीतकार, चित्रकार और नर्तक एक साथ बैठते थे। वो नवाब थे, लेकिन उनकी आंखों में बादशाहत नहीं, एक कलाकार की चमक थी। उन्होंने खुद भी अख्तर तखल्लुस से गजलें लिखी, ऐसी गजलें जो दर्द भी थीं और दवा भी। कहते हैं जब वो ठुमरी गाते तो पूरा महल सन्न हो जाता। उनकी एक मशहूर ठुमरी, बाबुर मोरा नहर छूटो जाए, आज भी गूंजती है तो एक उदासी की लहर बहा देती है। ये ठुमरी कोई साधारण संगीत नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी। वह किसी एक कला में नहीं बंधे थे। उन्होंने कथक को दरबारी नृत्य का दर्जा दिलाया, रहस्य नाम से रंगमंचीय प्रस्तुतियों की शुरुआत की और सैकड़ों युवतियों को परीखाना में संगीत, गायन और नृत्य की शिक्षा दी। वाजिद अली शाह के लिए हर इंसान एक कलाकार था, बस उसे अपनी कला पहचानने का मौका चाहिए था। उनके बनाए हुए महल कैसर बाग, सफेद बारादरी, सिकंदर बाग सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी इमारतें नहीं थीं, वे उनके जौक और जहनों की मिसालें थीं। लखनऊ को उन्होंने एक फन और सनत की नगरी बना दिया था। लोग वहां केवल सियासत की बातें नहीं करते थे, वहां राग की बात होती थी, रंग की बात होती थी। नवाब ने हर कोने को सजाया था, जैसे कोई शायर अपने शेर के हर मिसरे को संवारता है, मगर हर रोशनी के पीछे अंधेरा होता है। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उनका हर कदम एक इंकलाब था, अदब का, तहजीब का, उस संस्कृति का जिसे तलवारें नहीं काट सकती। वो मटिया बुर्ज पहुंचे, कोलकाता के उस किनारे पर जहां गंगा बहती है, मगर लखनऊ की तरह संगीत की कोई लहर नहीं होती। लेकिन नवाब जब पहुंचे तो जैसे वहां की फिजा में भी एक तर्ज घुर गई। उन्होंने वहां नया घर नहीं बसाया, उन्होंने वहां एक नई रूह फूंकी, लखनऊ की रूह जो अब बंगाल के उस कोने में भी सांस लेने लगी। जहां पहले बांग्ला में बात होती थी, वहां अब उर्दू के मिसरे गूंजने लगे, ठुमरी की तालें चलने लगे और कथक की मुद्राएं हवा में थिरकने लगी। मटिया बुर्ज अब महज एक इलाका नहीं रहा था, वह नवाब का शहर बन चुका था, जहां जिंदगी हार के बाद भी जीती जा सकती थी। नवाब ने मटिया बुर्ज में अपना दरबार फिर से सजाया, मगर यह दरबार अब किसी सियासत का नहीं था, यह दरबार अदब का था। पुराने रागों में वो नई जान डालते थे और नए कव्वालों को अपना सुर देते थे। उन्होंने रहस्य नाम की नई रंगमंचीय विधा को जन्म दिया, जिसमें कृष्ण लीला, सूफियाना तर्ज और इस्लामी अदब का अजीब लेकिन दिल को छू लेने वाला मेल था। जहां एक और रामायण के किस्से गाए जाते, वहीं दरबार में सूफियाना कलाम भी पढ़ा जाता। नवाब का मन मजहबी नहीं था, वो रूहानी था, हर रूह को जोड़ने वाला। परीखाना यह उनकी आत्मा का सबसे खूबसूरत आईना था, एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों लड़कियों को कला, नृत्य और गायन की तालीम मिलती थी। लेकिन यह महज एक स्कूल नहीं था, यह उनकी सोच की बुनियाद थी। ये औरतें भी अदब और कला की मिसाल बन सकती हैं अगर उन्हें माहौल मिले। हर परी की तरह उनमें भी एक चमक थी और नवाब उन्हें उनकी रोशनी पहचानना सिखाते थे। मगर मटिया बुर्ज की उस चमक के पीछे एक लंबी रात भी थी। वो खुद जानते थे कि वो अब एक निर्वासित राजा हैं, उनके पास ताज नहीं, तख्त नहीं और कोई हुकूमत नहीं, पर फिर भी उनके दिल में खुदा की तालीम और इंसानियत का चिराग रोशन था। जब कभी गंगा की लहरें रात में उनके कमरे तक आती तो वो बैठ जाते और अपना तान पूरा उठाते। कोई गजल, कोई ठुमरी या फिर कोई आत्मा की चीख, सब कुछ सुर में ढल जाता। वह कहते, मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरी कला जिंदा है। उधर लखनऊ अब वैसा ना रहा था। अंग्रेजों ने उसे बदल दिया था। महल खाली थे, बाग उजड़े हुए थे और गलियों से अब शेरों की आवाज नहीं आती थी, वहां अब सिपाहियों की बूटों की आवाज गूंजती थी। नवाब के जाने के बाद जो एक नाम सबसे पहले उठकर सामने आया, वह था बेगम हजरत महल।
वो औरत जो केवल रानी नहीं थी, वह एक जंग थी, वह आग थी जो रूह में जलती थी। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को लखनऊ की गद्दी पर बिठाया और खुद बन गई एक फौलादी नेता। बेगम ने वो किया जो उस दौर में किसी ने न किया था। एक औरत होकर तलवार उठाई, किले संभाले, सेनाएं संगठित की और पूरे अवध को आवाज दी, ये हमारी मिट्टी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। उन्हें अंग्रेजों से कोई मोहलत नहीं मिली, लेकिन उनका हौसला वक्त से भी तेज था। लखनऊ के किले फिर से बोले, जंग के नगारे गूंजे और अवध के बेटे फिर से उठ खड़े हुए। उन्होंने फौजों को संगठित किया, राजपूत, मुसलमान, ब्राह्मण, पठान, सब एक साथ। बेगम ने हर जात पात से ऊपर उठकर उन्हें एक ही नाम दिया, बागी। उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। 4 दिन, 10 दिन, कई हफ्ते लखनऊ उनके कब्जे में था। अंग्रेजों को समझ नहीं आया कि ये बेगम कौन है जो नवाब के जाने के बाद भी राज कर रही है। लेकिन हर बगावत का एक अंजाम होता है। ब्रिटिशों की फौज बड़ी थी, रणनीति तीखी थी और उनके पास था लालच का हथियार। रियासतें तोड़ो, वादे करो, लोगों को एक दूसरे से लड़ाओ। धीरे धीरे अवध की फौज टूटी, किले टूटे और अंत में बेगम को नेपाल की तरफ भागना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी दम तक राजा माना और खुद को अवध की रूह। नवाब को मटिया बुर्ज में जब यह खबर मिली तो वो कुछ नहीं बोले, बस अपनी कलम उठाई और एक लंबा कलाम लिखा, एक ऐसा अफसाना जो इतिहास के किसी कोने में आज भी रोता है। उस कलाम में दर्द था, इज्जत थी और अफसोस भी, मगर अफसोस से ज्यादा उसमें एक तिक तसल्ली थी कि उनकी बेगम ने नवाबी का हक अदा कर दिया। फिर वक्त गुजरता गया। मटिया बुर्ज की गलियों में बच्चों ने खेलना शुरू किया, नौजवानों ने राग सीखना शुरू किया और बूढ़े वाजिद अली शाह की बैठकों में शामिल होकर किस्से सुनते। नवाब अब बुजुर्ग हो चुके थे, उनका बदन भारी था, मगर सुर अब भी उसी तरह साफ निकलते थे। उनकी आंखें अब ज्यादा देर तक खुली नहीं रहती थीं, लेकिन जब भी खुलती थीं उसमें लखनऊ की याद होती थी। 1887 में जब उनका इंतकाल हुआ तो कोई बंदूक नहीं चली, कोई तोप नहीं दागी गई, कोई लाल सलामी नहीं दी गई, लेकिन मटिया बुर्ज की हर गली में एक खामोश मातम था, जैसे किसी पेड़ की छाया चली गई हो। उन्हें वहीं दफनाया गया। आज भी उनका मकबरा वहां है, मगर ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उस मटिया बुर्ज की मिट्टी में एक बादशाह सोया है जिसने बंदूकें नहीं, गजलें लिखीं, जिसने जंग नहीं, मोहब्बत की और जिसने हार कर भी एक पूरी तहजीब को जिंदा रखा। उनकी मौत के बाद भी उनकी ठुमरी, उनका कथक, उनकी गजलें और उनकी मिसालें आज भी जिंदा है। और लखनऊ, वो भी अब धीरे धीरे समझने लगा है कि उसकी रूह सिर्फ इमारतों में नहीं थी, वो नवाब की उस मुस्कान में थी। जब उन्होंने कहा था, मेरे नौकर भाग गए, जूती पहनने वाला नहीं रहा तो कैसे जाऊं। नवाब वाजिद अली शाह आज भी जिंदा है, वहां नहीं बल्कि हर उस जगह पर जहां सुर बजते हैं, ताल थिरकती है और दिल इश्क करता है।